हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडीज। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का लोकतांत्रिक राजनीति यानी सिविक्स का, जिसका नाम है राजनीतिक दल। ठीक है जी। इंग्लिश में ये पहले ही चैप्टर अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के नोट्स के साथ वीडियो बनाई है, वो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है जी। तो हमारे चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। ठीक है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी। ओके। चाहे कोई बंदा अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो ज़रूर पता होता है। उसे पता होता है कि मेरे एरिया में कौन सा पॉलिटिकल लीडर या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, राजनीतिक दल जीता है। ठीक है जी। बेशक उसे न्यायपालिका के बारे में ना पता हो, विधायिका के बारे में ना पता हो, कार्यपालिका, इन जो बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड है ना, उनके बारे में उसे कुछ ना पता हो, पर उसे पता होता है कि मेरे एरिया में कौन सा राजनीतिक दल जीता है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीती है, कौन सा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कौन सा प्रतिनिधि है हमारे एरिया का। ठीक है जी, ये उसे पता होता है और उसे लगता है कि जो भी गलत हो रहा है ना, वो सारे की सारी चीज़ों का जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक दल ही है। ठीक है। तो अब राजनीतिक दल होते क्या है, उसी से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि वही चैप्टर का नाम है। ठीक है। अगर मैं सिंपल बताऊं ना आपको, तो राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है, ठीक है, जो अपनी सरकार बनाने के उद्देश्य से साथ में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल क्या है, लोगों का वह समूह है जो साथ में आते हैं। किस लिए साथ में आते हैं? ताकि वो चुनाव लड़ सके और अपनी सरकार बना सके। ओके। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह से समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक है। ये होता है हमारा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये सारी की सारी पॉलिटिकल, आप है ना, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है दिल्ली के अंदर। तो अगर कोई बच्चा है जो दूसरी स्टेट से है, तो जब भी मैं आप बोलूँ तो आप समझ जाना आप पॉलिटिकल पार्टी है, ये आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है। ओके जी। सो राजनीतिक दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर है। ठीक है। और वह लोगों का समर्थन पाकर चुनाव अगर जीत जाते हैं तो उन नीतियों को लागू करेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा, बीजेपी बोलती है जी हम इससे अच्छे हैं, कांग्रेस बोलती है हम इससे अच्छे हैं, आप पार्टी बोलती है हम इससे अच्छे हैं। ठीक है। तो वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जो लोग हैं उनका समर्थन करें, और अगर वो जीत जाते हैं तो उन नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है जी। क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल था, अभी तक हमने डेफिनेशन ही देखी। ओके। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन कौन से हैं। इसका अगर मैं डायरेक्टली आपको मतलब बताऊं तो राजनीतिक दल में कितने टाइप के लोग होते हैं। ठीक है। सिंपल। तो सबसे पहले तो होते हैं नेता। नेता जैसे बीजेपी में नेता हो गए नरेंद्र मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए, ये हो गए। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की तो राहुल गांधी जी हो गए। ठीक है। सोनिया गांधी जी हो गई। ओके। आम आदमी पार्टी की बात करूँ यानी आप पार्टी की बात करूँ तो केजरीवाल जी हो गए। ठीक है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यार, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन नहीं करता। ठीक है। मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि मेरे को कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब जुड़े हुए हो या मेरे कहने का मतलब सपोर्ट करते हो और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बुरा लग जाए तो बुरा मत मानना यार, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। जो बुक में लिखा है मैं वही बताऊँगा आपको। ठीक है। कुछ एग्जांपल थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। बस मैं बस इसलिए ही समझाऊंगा कि आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है। टीचर होना भी ऐसा ही चाहिए जिसकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना हो। मेरा कोई लेना देना भी नहीं है वैसे, मेरे घर में कुछ भेजते भी नहीं है वो पैसे वगैरह, तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है मेरी। ठीक है। तो बुरा मत मानना यार अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ। ठीक है। तो पहले तो नेता हो गए, जैसे मैं बता चुका हूँ कि बड़े बड़े नेता हो गए, जैसे बीजेपी के नेता हो गए। ठीक है। कांग्रेस के नेता हो गए। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से देखते हैं तो वेस्ट बंगाल में एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। तो उनकी जो नेता है वो ममता बनर्जी जी है। वैसे तो उनके नाम में पहले जी लगा हुआ, बट मैं एक एक्स्ट्रा जी लगा देता हूँ, ममता बनर्जी जी। ठीक है। तो वो भी हैं एक। ओके। तो ये होते हैं सारे के सारे नेता। तो पहला हिस्सा राजनीतिक दल का क्या होता है? नेता, जो बड़े बड़े नेता होते हैं जिनके नाम से पॉलिटिकल पार्टी चलती है। दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य यानी जैसे कि आपको पता होगा, आपने वर्ड सुना होगा कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वो लोग होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। जो मदद करते हैं ग्राउंड लेवल पे आके लोगों की, वो होता है कार्यकर्ता। ठीक है। जो फेस नहीं होते, जो रियल, जो बड़े बड़े फेस नहीं होते। ठीक है। बड़े बड़े फेस जो होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो तो नेता हो जाएंगे। तो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको कहते हैं हम सक्रिय सदस्य, या आप उनको पार्टी वर्कर भी कह सकते हो। ठीक है। या कार्यकर्ता भी कह सकते हो। ठीक है। समझ आ गया? जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक। ठीक है।
अनुयायी या समर्थक वो लोग होते हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना तो नहीं होता, ठीक है, बट वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, उनका दूर दूर तक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई उनका रिश्तेदार पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, बट फिर भी वो क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ जी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है। तो ये होते हैं अनुयायी, जिनको हम समर्थक भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग देखे हमने राजनीतिक दल में। नेता, जो बड़े बड़े नेता होते हैं जिसका एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद सक्रिय सदस्य, ये क्या होते हैं, पार्टी वर्कर, ठीक है, जिनको हम कार्यकर्ता भी कह सकते हैं। और तीसरे होते हैं अनुयायी या समर्थक, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं बट इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना होता नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ओके, अब हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल काम क्या क्या करते हैं। ठीक है जी, तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, आप मतलब नॉलेज से ही आपको पता होगा कि राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, इसमें आपको इतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो राजनीतिक दल क्या होता है, वो चुनाव लड़ते हैं। पहला काम क्या है राजनीतिक दल का, पहला काम यह होता है कि वह चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, दूसरा काम जो होता है राजनीतिक दल का या पॉलिटिकल पार्टी का, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, राजनीतिक दल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मेरे को बोलने में तो मैं पॉलिटिकल पार्टी यूज़ कर लेता हूँ। समझ जाना यार, समझ ही गए हो, वैसे भी इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। ठीक है, तो दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है, पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय में समेट लेती है जिनका यह समर्थन करती है। सरकार शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। पहला पॉइंट जो था कि जो दल है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव लड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो अलग अलग नीतियां और अलग अलग कार्यक्रम अपने मतदाताओं के सामने यानी वोटर्स के सामने रखती है और मतदाता है ना अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम के हिसाब से चुनते हैं। मेरे कहने का मतलब बीजेपी भी कुछ अपनी चीज़ें रख रही है कि जी मैं ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, कांग्रेस भी रख रहा है, और मैं बात करूँ आप पार्टी की तो वो भी रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चूज़ करूंगा कि मेरे को कौन सी नीतियां हैं, किस पार्टी की नीति अच्छी लग रही है और मैं उनको वोट करूंगा। ठीक है, पार्टी तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट देती है। अब देखो हर बंदे की जो सोच है उसको तो नहीं पूरा किया जा सकता, हर बंदे की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता। तो बड़े बड़े मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी चलती है कि जो एजुकेशन को सही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे, बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं ना, पार्टी क्या करती है उन्हीं बुनियादी राय में समेट लेती है, बड़े बड़े मुद्दों में समेट लेती है। ठीक है, जिनका वह समर्थन करती है। सरकार शासन दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करता है। इसका मतलब यह है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो जो सरकार होती है ना, वो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो खुद ही जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो उसी के हिसाब से नीतियां तय करती है। जैसे कि मान लो बीजेपी है, ठीक है, इस टाइम 2019 में क्या थी, वो बीजेपी जीत गई थी। तो अब क्या है कि बीजेपी की जो नीतियाँ थी, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से क्या है वो कानून वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो पहला क्या है कि राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरा अपनी नीति और कार्यक्रम लोगों को बताते हैं और लोग उनमें से चूज करते हैं। ठीक है, तीसरा काम जो है राजनीतिक दल वो क्या करते हैं कि दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। तो तीसरा काम पॉलिटिकल पार्टी का ये होता है कि वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। जीतने के बाद वो कुछ नेता चुनते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो बीजेपी जीती तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर उन्होंने चुने। ठीक है, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाया जाता है, मंत्री वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो। ठीक है, ताकि वह पार्टी की इच्छा के अनुसार चल सके, ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एक बार करवाने के बाद। चौथा काम ये होता है कि अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो क्या करती है, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। जैसे कि मान लो अभी कांग्रेस जो है वो हार गई है तो विपक्षी दल की या विरोधी दल की भूमिका निभा रही है वो क्या करती है, सरकार की गलत नीतियों और जो उनकी असफलता है ना उनकी आलोचना करती है। ठीक है, और अपनी राय भी रखती है। जैसे कि कोई मान लो कोई गलत कानून बना दिया, अभी मान लो बीजेपी एनईपी लेकर आई थी, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी 2020 की, तो कांग्रेस बोल रही है कि जी नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत काम की आलोचना करने का काम भी होता है विपक्षी दलों का। ओके, नेक्स्ट है कि जो राजनीतिक दल होती है वो विभिन्न मुद्दे भी उठाती है। ठीक है, विभिन्न मुद्दे, जैसे कि मान लो प्राइजेस जो हैं चीज़ों के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो अपोजिशन जो पार्टी है वो क्या करती है कि उन मुद्दों को उठाती है, बोलती है कि जी महंगाई बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बहस वगैरह करती है और कई दफ़ा तो क्या होता है कि लोगों की समस्या को लेकर वो आंदोलन भी करती है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और राजनीतिक दल को लग रहा है कि जी कुछ करने की ज़रूरत है तो वो आंदोलन भी करती है लोगों के लिए, लोगों की समस्याओं को लेकर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दल ही सरकार की मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो
सरकार की जो कार्यक्रम और कल्याण कार्यक्रम की जो स्कीम्स होती है, जो भी स्कीम होती है, जैसे कि मान लो जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, मान लो बीजेपी है इस टाइम, और बीजेपी पार्टी ने ये बोला कि हर किसान के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, अज्यूम करो ये बोला, ओके। तो अब क्या है कि जो बीजेपी के हर जगह पर जो होंगे ना ऑफिस वगैरह होंगे, उसके बाहर उनके लिए अलग से बूथ वगैरह बनाए जाएंगे कि फार्मर आके बता सके कि मेरे अकाउंट में ये नहीं आया, वो नहीं आया, ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं कि सरकारी ऑफिस में जाने से पहले ना वो नेता के पास जाते हैं, उनको वो आसान लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं ना लोग, तो उनमें थोड़ा सा डर होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सरकारी ऑफिस में जाने से हिचकिचाते हैं, मतलब आईएएस आईपीएस इन कलेक्टर वगैरह के ऑफिस में जाने से हिचकिचाते हैं, बट वो अपने जो नेता होते हैं ना उनके पास जाने से नहीं हिचकिचाते, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, दल जो है पॉलिटिकल पार्टी क्या है कि एक मशीनरी प्रोवाइड करती है नॉर्मल लोगों को, और जो कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं ना सरकार के, वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो एक मान लो किसी राजनीतिक लीडर का कोई घर है तो उसके बाहर लाइन लगी हुई होती है कि जी हमारा राशन नहीं आया, हमारा आधार कार्ड नहीं बना, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये नहीं बना, आप बनवा दो, ठीक है। तो ये क्या है कि सरकार क्या करती है, नॉर्मल लोगों की हेल्प भी करती है, कल्याणकारी कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो यही सारे के सारे पॉइंट थे, एक बार छोटा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। पहला पॉइंट तो ये था कि वो चुनाव लड़ते हैं, दूसरा था कि अपनी नीति और कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं, तीसरा था कि वो क्या करते हैं कि कानून भी बनाते हैं, शायद ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। आपको पता है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है तो उसी के हिसाब से कानून वगैरह बनते हैं, ठीक है, जैसे कि बीजेपी वगैरह कानून। और नेक्स्ट है कि वो सरकार चलाते हैं और सरकार बनाते हैं और अपने नेता वगैरह को चुनते हैं, ठीक है, जो उनकी इच्छा अनुसार काम करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो हार जाते हैं तो विरोधी पक्ष का काम करते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं और सरकार की आलोचना वगैरह करते हैं अगर वो कुछ गलत काम करती है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो अलग अलग मुद्दे उठाते हैं और अगर लोगों की समस्या ज़्यादा है तो उनके लिए आंदोलन भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह क्या करते हैं, सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाते हैं। जो साधारण लोग होते हैं वो किसी सरकारी ऑफिस में जाने से पहले नेता के पास जाते हैं, उनको वो ज़्यादा आसान लगता है, ओके। या आई होप ये क्लियर हो गया। वो दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न हो जाना चाहिए आपको वीडियो देखने के साथ साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है राजनीतिक दल की ज़रूरत, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों है, मतलब अकेले अकेले क्यों नहीं लड़ लेते, हर बंदा अपने एरिया से खड़ा हो बिना किसी राजनीतिक दल के, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आप पार्टी नहीं, कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं, अकेले अकेले क्यों नहीं लड़ लेते। देखो अकेले अकेले लड़ने में कुछ प्रॉब्लम है। मान लो कि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब क्या होगा, तब ये होगा कि इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। मान लो मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं अपने एरिया से क्या कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं लड़ा इलेक्शन और मैं अकेले लड़ रहा हूँ और सारे के जितने भी एरिया ना भारत में सब में लोग अकेले अकेले लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो क्या मैं उनको बोल पाऊँगा जी देश में गरीबी ख़त्म करूँगा, ठीक है, क्या मैं बोल पाऊँगा कि आपके पूरे इंडिया के अंदर स्कूल अच्छे करूँगा, ठीक है, क्या मैं ये बोल पाऊँगा कि पूरे एरिया का, पूरे इंडिया का वेलफेयर करूँगा, मैं ऐसा कभी नहीं बोल पाऊँगा। क्यों, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है। अगर मैं जीत भी गया अपने इस इलाके से तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अपनी कोई नीति लेकर, मैं जीत गया और अपनी कोई नीति लेकर गया वहाँ पर, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठा, तो सब लोग अलग अलग होंगे, कोई दल नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा मेरा, ठीक है, तो वो कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी मेरी डिमांड। तो इसलिए बड़े बड़े वादे हैं ना कोई भी नहीं कर पाएगा अगर राजनीतिक दल ना हो तो, क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं, देखो अभी मान लो बीजेपी पार्टी जीती हुई है, ठीक है, तो बीजेपी पार्टी क्या है कि कोई भी बीजेपी पार्टी का कोई मेंबर अगर बात बोलता है तो सारे के सारे बीजेपी पार्टी वाले उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तभी वो क्या होता है, कानून लागू हो पाता है, ओके। बट अगर मैं अकेले अकेले होते सारे तो क्या उनको किसी और का समर्थन होता, नहीं होता, तो वो बड़े कानून बन ही नहीं पाते, जो बड़े नीतिगत बदलाव है ना वो हो ही नहीं पाते। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार बन तो जाएगी परंतु उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। इसका मतलब है कि देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको सरकार बनानी है ना तो आपको 272 सीटें चाहिए, ठीक है, 272 सीटें चाहिए। अगर 272 लोग जो जीते हुए हैं अगर वो साथ आ जाए ना तो अपनी सरकार तो बना लेंगे, बट वही बात है उन सबकी सोच अलग अलग होगी, तो वो क्या होगी, अच्छे कानून नहीं बना पाएगी, ठीक है, एक बढ़िया कानून नहीं बना पाएगी क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होगी। तो एक बढ़िया कानून और एक बड़ा कानून बनाने में हमेशा दिक्कत ही होगी उनको, ठीक है, बहुत बाद में बनेगा कानून या टाइम लगेगा या बनेगा ही नहीं, ऐसे कानून बनेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए ही कामों के लिए जवाबदेह होगा। मतलब निर्वाचित जो प्रतिनिधि है ना, सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा। वो ये बोलेगा कि जी मेरे को पूरे देश का तो नहीं पता, बट मैं अपने एरिया का वेलफेयर करूँगा। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो मैं अपने एरिया से चुना गया तो मैं अपने एरिया का ही वेलफेयर करूँगा, मेरे को बाकी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब जो दल हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि अगर सारे के सारे अकेले लड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाएगा। दूसरा कि अगर सरकार बन भी जाएगी तो वो संदिग्ध रहेगी, कोई बड़े फैसले नहीं ले पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होगा ना, वो सिर्फ अपने एरिया का कल्याण करेगा, अपने एरिया में किए गए कामों के लिए ही जवाबदेह होगा। पूरे देश में जो काम हो रहा है या पूरे देश में जो भी हलचल हो रही है उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, अब कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई है कि राजनीतिक दल विभिन्न कार्य करती है, इसलिए वह दल आवश्यक है। तो आवश्यकता के बारे में तो आपको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के राजनीतिक दल ये सारे के सारे कार्य करती है जो मैंने आपको बताया, इलेक्शन वगैरह लड़ना, ये करना, तो ये काम कर रही है, इसलिए उसकी ज़रूरत तो है। बट इसके अलावा और भी कुछ काम ऐसी है जो पॉलिटिकल पार्टी करती है, या इसलिए भी इनकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, उसके अलावा कार्य के अलावा में क्यों ज़रूरत है कि राजनीतिक दल से प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। मतलब प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है। एक तरह से आप यही लिख सकते हो कि राजनीतिक दलों से लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है, प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधि को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। देखो, अलग अलग एरिया से आए लोगों को है ना साथ में लाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी देखो अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो अलग अलग टाइप के लोग, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग सोच वाले लोग साथ में आ रहे हैं, तो सरकार क्या होगी, जिम्मेदार सरकार बन पाएगी। ठीक है, और वो साथ आएंगे ना तो क्या होगा कि वो समर्थन कर पाएंगे किसी चीज़ का, वो नीतियाँ बदलने या बनाने या नीतियों का समर्थन करने या नीतियों का विरोध करने में साथ आ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। राजनीतिक दल का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए साथ की ज़रूरत होती है, जो उन्हें राजनीतिक दल प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको अपोजिशन करना है, अगर मान लो मैं बैठा हुआ हूँ पार्लियामेंट के अंदर, मैं जीत चुका हूँ, पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ठीक है, सब लोग एक साइड हो गए और मैं विरोध कर रहा हूँ, तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा ना फ़ायदा। तो इसलिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है ताकि बड़े लेवल पे नीति का विरोध किया जा सके, समर्थन किया जा सके। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये आता है कि कितने राजनीतिक दल का मतलब है कि कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, ऐसे मैंने बताया ना राजनीतिक दल, तो कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश में। तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। मतलब लोकतंत्र में होता है कि कोई भी लोग का समूह जो है वो क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। इसका मतलब कि भारत में 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, मतलब लोकतंत्र देश में आप, अगर आपका समूह है तो आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन दिक्कत ये है कि हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती। ठीक है, चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। देखो, मैंने बोला कि हमारे इंडिया में 750 पार्टी है, क्या आप 70 का नाम भी बता सकते हो? नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे दल ऐसे हैं जो गंभीर चुनौती नहीं दे पाते। ठीक है, और वो सरकार बनाने की होड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ ही ऐसी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो क्या करती है, इलेक्शन लड़ती है, जीतती है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि देश में 3 प्रकार की पार्टियां प्रणाली हो सकती है। मतलब एक लोकतांत्रिक देश है तो उसमें कितनी पार्टियां प्रणाली हो सकती है। देखो, एक तो होता है एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि वह देश जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो, ठीक है, वही सरकार चलाए, उसी को सरकार चलाने की अनुमति हो, तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था 9th क्लास, अगर आपने मेरे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि चीन में क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमेशा वही जीतती थी। ठीक है, मतलब और भी छोटी छोटी पार्टी थी बट उनका कोई रेलेवेंस नहीं था, सारी की सारी पावर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में ही थी, वही हमेशा जीतती थी। ठीक है,
और दूसरी पार्टी को इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। एक्चुअल में मैं आपको बात बता दूं, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, वही दूसरी पार्टी को बोलती थी कि आप लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते इलेक्शन, वो मंजूरी देती थी। तो आप तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि वहाँ पर आज़ादी थी, सिर्फ एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। और वही पार्टी क्या करती थी, उसी की पार्टी को सरकार चलाने की अनुमति होती थी, ठीक है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही दल सक्रिय होता है, वही सरकार चला सकता है, सरकार बना सकता है, उसी को सरकार चलाने और बनाने की अनुमति होती है, ठीक है जी। तो उसी को हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जांपल है चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, वही एक पार्टी है पूरे के पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। बट एक दलीय शासन व्यवस्था में दिक्कत यह है कि उसको हम एक अच्छा विकल्प नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, ठीक है। देखो, लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि जहाँ पर लोग अपने नेता को चुने या लोग अपनी सरकार को चुने। अब चुनने का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, बट एक दलीय शासन व्यवस्था में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप एक ही पार्टी, आप वोट देने जा भी रहे हो तो आप किसको दोगे? एक ही पार्टी खड़ी हुई है तो उसी को वोट दोगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक दलीय शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। आपको इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो जिस देश में एक पार्टी होती है उसको आप एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हो। ओके, अब हम बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब दो दलीय व्यवस्था क्या होती है? इसमें वैसे तो बहुत सारी पार्टी हो सकती है, कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, बट दो ही बहुत बड़ी बड़ी पार्टी होती है और जो सत्ता होती है वो इन दोनों में ही बदलती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में है तो बहुत सारी पार्टी, वो कुछ सीटें जीत भी जाती है, परंतु जो दो बड़ी पार्टी है जिनमें जो सत्ता है वो बदलती रहती है, कभी एक पार्टी के पास आती है, कभी दूसरी पार्टी के पास आती है, ठीक है। तो वही है दो दलीय व्यवस्था का एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ अमेरिका। अमेरिका में क्या है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी पार्टी है, कभी ये जीतती है कभी ये जीतती है। बाकी छोटे छोटे दल होते हैं, उनको एक तो सीटें मिलती है बट वो अपनी सरकार नहीं बना पाती। इन दोनों के बीच में ही हमेशा कॉम्पिटिशन रहता है, ठीक है। और यूके में भी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी ऐसे ही है, इन दोनों के बीच में सत्ता रहती है। बाकी और भी पार्टी है बट वही है कि वो भी ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती, ठीक है, और अपनी सरकार नहीं बना पाती। तो अब इसकी डेफिनेशन में रीड कर देता हूँ। दो दलीय व्यवस्था, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है, वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती है, वह भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती है, परंतु सिर्फ दो ही दल सरकार के प्रबल दावेदार होते हैं, ठीक है। मतलब दो ही दल जो हैं, पता होता है कि जी सरकार बनेगी अमेरिका में या तो डेमोक्रेटिक की बनेगी या रिपब्लिक पार्टी की बनेगी, ये पहले से पता होता है लोगों को, ठीक है, कंफर्म होता है, क्योंकि और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो दो दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है? जिसमें आमतौर पर दो बड़े दावेदार होते हैं सरकार बनाने के लिए, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था की। तो देखो, बहुदलीय शासन व्यवस्था बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। जब एक देश में बहुत सारे दल होते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे बराबर के दावेदार होते हैं, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं होता कि कौन सा जीतेगा कौन सा नहीं जीतेगा, तो इसी को हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बहुदलीय शासन व्यवस्था में गठबंधन सरकार भी बन सकती है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंडिया वैसे तो बहुदलीय शासन का एग्जाम्पल है। अब ध्यान से सुनना कि मान लो कि कांग्रेस पार्टी है एक, ठीक है, उसको 250 सीटें मिली, ठीक है, सबसे ज़्यादा। क्या वो सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि इंडिया में अगर आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको कम से कम 272 सीटें चाहिए, ठीक है। बेशक आपके कितने भी आए हो, ठीक है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो जैसे मैंने अभी कांग्रेस का एग्जाम्पल दिया, 250 सीटें मिली है बट कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब बेशक सबसे ज़्यादा हो, पर अगर उसे अपनी सरकार बनानी है तो 272 क्रॉस करना ही पड़ेगा और उसे इसके लिए दूसरे दल को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो कभी कभार बहुदलीय शासन व्यवस्था में सरकार बनाने के लिए कोई एक दल दूसरे दल के साथ गठबंधन करता ही करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो गठबंधन की डेफिनेशन भी यही लिखी है, जब दो या दो से ज़्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं गठबंधन सरकार के: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अब आप मेरे को ये बताना कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मेन पार्टी कौन सी है, मतलब किस पार्टी ने ये गठबंधन बनाया था, और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन किस पार्टी ने बनाया था, ठीक है। ये भी एक गठबंधन है, ठीक है, ये किस पार्टी ने बनाया था आप मेरे को बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा आपके एग्जाम में। ओके जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं बहुदलीय शासन व्यवस्था की। जब अनेक दल सत्ता की होड़ में हो और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दल पर या दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे ही हम बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ओके, तो इसका एग्जाम्पल था इंडिया। अब
क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। मेरे कहने का मतलब एक दलीय, दो दलीय या बहुदलीय, कौन सा प्रणाली बेहतर है। ठीक है, पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो एक देश तय कर सकता है। ठीक है, कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि जी एक दलीय अच्छा है, एक दलीय को अडॉप्ट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो दल प्रणाली है ना, ये जो हम राजनीतिक दल प्रणाली कहते हैं, ये किसी देश के हाथ में नहीं होती। ठीक है, दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी देश के हाथ में नहीं है। ठीक है, यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। ठीक है, इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसके चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती है। तो एक राजनीतिक जो प्रणाली होती है ना, राजनीतिक दल की जो प्रणाली होती है, वो कोई भी देश डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है वो ये नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदलती रहती है, उसको लंबे समय लगता है बदलने में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम कह सकते थे कि हमारे देश में एक दलीय प्रणाली थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जो बहुत बड़ी थी, जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आने लगी और वो जीतने लगी, और आज हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुदलीय शासन प्रणाली है। ठीक है, कुछ तय नहीं होता। जैसे दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा कांग्रेस जीतेगी, किसी को लग रहा बीजेपी जीतेगी, तो किसी को लग रहा कि आप पार्टी जीतेगी। तो कंफर्म नहीं होता बहुदलीय शासन प्रणाली में। ठीक है यार, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना यार। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हमारे जल्दी 20,000 क्रॉस होने वाले हैं, एंड आई होप ये जो फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बने। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिंदी वाले बच्चे भी पीछे ना छूट जाए, तो उनके लिए भी सिलेबस मैं साथ साथ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, बस आप भी अपना साथ बनाए रखना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। कुछ अच्छा कमेंट करना, ठीक है, इससे भी अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, और नोट चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा होगा। जीपी लिंक से नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखी होगी। ठीक है, ट्राई कर लेना, ना हो तो आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ठीक है यार, और एक और बात यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरे ना न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डालने वाला हूँ कि मतलब अपनी करियर के बारे में, कि मेरा चैनल कैसे स्टार्ट हुआ, मोनेटाइज कैसे हुआ, आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से। ठीक है, मैं किस अलग अलग सोर्स से अर्निंग करता हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। इंस्टाग्राम फेसबुक पे चाहो तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।